बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैराफियत से होंगे। फ़िज़िक्स 101 के लेक्चर नंबर 26 में आप सबको खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 26 ऑफ फ़िज़िक्स 101। लेक्चर का नाम जो है वो है करंट्स एंड सर्किट्स। तो यानी कि ये पूरा चैप्टर जो है, ये पूरा लेक्चर आपका करंट्स और सर्किट्स के मुतालिक होगा। लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं उनको ये बताना ज़रूरी है कि अगर आपने पहली दफ़ा ये लेक्चर अटेंड किया है तो आप इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में जाएं और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं। वहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें जिसका नाम होगा फ़िज़िक्स 101 बाय CH शहजाद साहिल। इस ग्रुप का मकसद क्या है कि हम जो है जो भी टॉपिक या जो भी लेक्चर्स अटेंड करें उसके PDF नोट्स जो हैं वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, और दूसरा जो संडे को हम लाइव सेशन करते हैं उसकी अपडेट्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी कि हर संडे को हमने एक लाइव सेशन जो है वो करना होता है, तो वो उसकी अपडेट्स जो है वो आपको वहाँ पे मिल सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 26, तो जो कि टोटली जो है वो करंट्स और सर्किट्स के मुतालिक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। लेट्स सपोज अगर आपके पास ये एक वायर है, ठीक है, और इस वायर के अंदर बहुत सारे जो है वो चार्जेस मौजूद होंगे, इलेक्ट्रॉन्स लेट्स सपोज मौजूद हैं, ठीक है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस तरफ को मूव करते हैं तो यूनिट टाइम में कितने मैक्सिमम चार्जेस जो है वो इसके अंदर से मूव कर जाएंगे, ये बेसिकली कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हमने मैथमेटिकली लिखा हुआ है I इज इक्वल टू Q dQ ओवर dt। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो ये पढ़ा था कि कैपिटल I बराबर होता है कैपिटल Q, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा Q डिवाइडेड बाय T। तो यहाँ पे जो है वो स्मॉल I dQ जो कि Q भी स्मॉल है डिवाइडेड बाय dt क्यों लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली हमने एक थोड़े से करंट के लिए जो है ये बनाया है कि अगर हमारे पास थोड़े से चार्जेस और बहुत थोड़े से टाइम में जो है वो फ्लो करें तो हमारे पास बहुत थोड़ा सा करंट जो है वो I पैदा होगा, जो इसको हमने स्मॉल I से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद अगर आपका करंट जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। इफ करंट इज कांस्टेंट देन हमारे पास जो करंट और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा हमें नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कि अगर आपका करंट कांस्टेंट है, वो ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो आपके करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो उस पॉइंट में से गुजरने वाले नंबर ऑफ चार्जेस के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके यूनिट्स की कि यूनिट ऑफ करंट जो है वो क्या है। यूनिट ऑफ करंट जो है वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, एम्पेयर जो है वो करंट का यूनिट होता है। तो उससे पहले आपको ये मैथमेटिकल फार्मूला पता होना चाहिए कि करंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया विद इन यूनिट टाइम, ठीक है। यूनिट टाइम के अंदर कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो अब चूंकि चार्ज का यूनिट हमारे पास कॉलम होता है और टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड होता है, और जो करंट का यूनिट होता है वो हमारे पास एम्पेयर होता है। तो ये चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि कॉलम ओवर सेकंड विच इज इक्वल टू एम्पेयर। यानी कि अगर आपके पास आपसे मैं ये सवाल पूछूं कि आपके पास कितना जो है वो करंट हो, तो मैं उसको 1 एम्पेयर करंट कह सकता हूं। तो उसका सादा सा जवाब ये है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो 1 कॉलम हो और 1 सेकंड के अंदर वो किसी यूनिट एरिया में से पास आउट हो जाएं, तो उससे पैदा होने वाला जो करंट होगा वो 1 एम्पेयर कहलाएगा। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद कुछ और यूनिट्स दिए हुए हैं करंट के। लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है वो मिली एम्पेयर दिया हुआ है, 10 पावर -3 होता है मिली। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 9th क्लास में भी और चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर में भी आपने ये पढ़ा था। प्रीफिक्सेस के नाम से एक टॉपिक था जिसमें मिली, माइक्रो, नैनो, पिको वगैरह वगैरह ये सब आपने पढ़े थे। तो ये मुख्तलिफ यूनिट्स जो है वो इसके दिए हुए हैं। ये 1 माइक्रो एम्पेयर, ये हमारे पास 1 नैनो एम्पेयर, नैनो मीन 10 पावर -9 और माइक्रो मीन 10 पावर -6 और पिको मीन 10 पावर -12। तो ये बेसिक यूनिट्स हैं जो कि आप ऑलरेडी जो है वो छोटी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि करंट की डायरेक्शन क्या है और करंट कितने किस्म के होते हैं। याद रखिएगा बच्चे, करंट की 2 टाइप्स होती हैं, देयर आर 2 टाइप्स, ठीक हो गया। ये किस बेस पे होगा, किस बेस पे टाइप्स इसकी होंगी, ये बेसिकली चार्ज कैरियर्स की बेस पर होंगे, यानी कि कौन से चार्जेस जो है वो मूव कर रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट 2 तरह की जो है वो डायरेक्शंस बन सकती हैं। देखो बच्चे, बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं,
अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि इसके पॉजिटिव चार्जेस जो है वो मूव करें, और ये पॉजिटिव चार्जेस जो है वो इस तरह से मूव करते करते इस तरह ऊपर की तरफ जो है वो जाएं, और फिर यहाँ से इस तरफ मूव करते करते दोबारा से ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंच जाएं। तो अब इन पॉजिटिव चार्जेस से जो पैदा होने वाला करंट होता है उसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो ये कन्वेंशनल करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वेंशनल करंट फ्लो। ठीक हो गया बच्चे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर आपके पास जो है वो ये बैटरी के जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करें, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, कि ये चार्जेस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो है वो मूव करना स्टार्ट करें, और इस तरह से यहाँ से होते हुए इस डिवाइस से होते हुए इस तरफ को जो है वो जाएं, और फिर उधर से इस डायरेक्शन में जो है वो मूव करते हुए दोबारा इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंच जाएं। तो ये दो तरह के जो है वो करंट्स हो सकते हैं। तो नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो पैदा होने वाला करंट होता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो कहते हैं, जबकि जो पॉजिटिव चार्जेस की मदद से पैदा होने वाला करंट होता है उसको हम कन्वेंशनल करंट जो है वो कहते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब उसके बाद आप लोगों को यह समझना है कि चार्जेस दरअसल फ्लो कैसे करते हैं। क्या अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास वायर ही है ना, डेफिनेटली, तो हर एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो बेसिकली हम ये क्यों नहीं कहते कि लेट्स सपोज ये एक मेरे पास वायर है, इसको मैंने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर भी मौजूद है, तो इसमें से करंट फ्लो क्यों नहीं करता? तो उसकी वजह हमें ये बैटरी क्यों लगानी पड़ती है साथ में, सवाल है। अगर आप लोगों को इसका जवाब आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, अगर नहीं आता तो अब जरा सुन लें। तो किस तरह से बेसिकली फ्लो करते हैं, आपको पता है कि इसके अंदर रैंडम मोशन हो रही होती है, लेकिन उसको एक मुसलसल किसी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करवाने के लिए हमें एक्सटर्नली बाहर से कोई ना कोई फोर्स जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है, और जो कि हमें ये बैटरी प्रोवाइड करती है, वो एनर्जी हमें बैटरी जो है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक हो गया बच्चे। अब वो जो एक्सटर्नल एनर्जी हमें बैटरी ने प्रोवाइड करनी है वो बेसिकली हम इसके अंदर जो है वो समझेंगे कि किस तरह से जो है वो हम इसको देखते हैं कि किस तरह से चार्जेस फ्लो करते हैं, हाउ चार्जेस और करंट जो है, या करंट और चार्जेस फ्लो। अब देखो बच्चे, बिकॉज समथिंग फोर्सेस इट अराउंड अ सर्किट, किस तरह से करंट मूव करता है, क्योंकि इसको कोई ना कोई चीज जो है वो एक्सटर्नली फोर्स प्रोवाइड करती है, इसके ऊपर एनर्जी लगाती है किसी भी चार्ज पर, तब जो है वो यहाँ से मूव करता हुआ दोबारा से यहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ से इधर शिफ्ट होता है, फिर दोबारा से यहाँ पे आ जाता है। तो किसी भी सर्किट के अंदर करंट को मूव करवाने के लिए एक्सटर्नली हमें एनर्जी चाहिए। ठीक हो गया, और वो एनर्जी हमें बैटरी प्रोवाइड करती है। अब सबसे पहले अब वो समथिंग कौन सी चीज़ है जी, जो चीज़ हमें मतलब कि बिकॉज समथिंग फोर्सेस इट, अब वो समथिंग यानी कि कोई चीज़ इस पर फोर्स लगाती है। अब यहाँ पे समथिंग का मतलब है कि EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन अब हम ये आगे इसकी थोड़ी सी करेक्शन भी करेंगे कि ये जो EMF है ये दरअसल बेसिकली एक फोर्स नहीं होती, ये एनर्जी होती है। ठीक है, जो कि चार्जेस को मूव करवाते हैं, बट EMF इज नॉट एक्चुअली अ फोर्स। ठीक है ना, कि EMF जो है वो दरअसल एक फोर्स नहीं होती, बल्कि एनर्जी का सोर्स होता है जो चार्जेस के ऊपर जो है वो लगती है। इट इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ अ सर्किट्स। ठीक है, लेट्स सपोज एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो अब ये एक सर्किट के दो पार्ट्स हैं, इन दोनों के दरमियान ये गैप मौजूद है। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो हाई होगा, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो लो होगा। तो इस पूरे सर्किट के दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, PD जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है जी, ये वो EMF है जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लेट्स सपोज EMF विच इज इक्वल टू V, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर वोल्टेज है, ये दोनों एक ही चीज का नाम है। ठीक है, VA माइनस VB, यानी कि एक हमारे पास पॉइंट A है और एक हमारे पास पॉइंट B है किसी भी सर्किट में, तो एक पॉइंट A पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा और दूसरा किसी पॉइंट B पर भी कुछ ना कुछ जो है वो पोटेंशियल मौजूद होगा। ठीक हो गया बच्चे। अच्छा जी, अब उसके बाद एक सवाल पैदा होता है जी, हाउ मच करंट फ्लो, कि कितना करंट जो है वो फ्लो हो सकता है इस EMF की मदद से। तो बेसिकली इसका रिलेशन जो है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है कि जितना आपके पास पोटेंशियल का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना करंट जो है वो ज़्यादा पैदा होगा। ठीक है ना, कि इसका मतलब यह है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना आपके पास जो
करंट है उतना ज़्यादा पैदा होना है। और साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब भी हम हटाते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक इक्वल का साइन और दूसरा हमारे पास आता है कांस्टेंट। ठीक है जी, कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे जब भी हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है तो एक इक्वालिटी आ जाएगी और एक हमारे पास कांस्टेंट यहाँ पे आर जो है वो आ चुका है। ठीक हो गया बच्चे। अब उसके बाद जो है जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, अगर मैं आई की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ तो ये जो आर मल्टीप्लाई हो रहा था ये इधर आके वी से डिवाइड हो जाएगा। सो ये हमारे पास आई इज इक्वल टू वी ओवर आर जो है वो बन जाएगा। और अगर आप आर फाइंड करना चाह रहे हैं तो आई इज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जब उधर जाएगा तो ये ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। और आर सेपरेट होगा, आर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आई के इक्वल आ जाएगा। अब लेट्स सपोज यहाँ पे एक आपको रेजिस्टर दिया हुआ है कि ये आपके पास एक रेजिस्टर है, एक पूरा सर्किट बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके ये जो रेजिस्टर के दो टर्मिनल्स हैं इनको कनेक्ट किया गया होगा बैटरी के साथ। तो यहाँ से करंट जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, और इस रेजिस्टर के अंदर से पास होकर जो है वो दोबारा से इस रेजिस्टर के दूसरे एंड की तरफ जो है वो निकल जाता है। ठीक है, तो अब होगा ये कि इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल होगा, अगर मैं इसको ए नाम दे दूं तो ये वी ए कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, और उसके बाद कुछ जो है वो यहाँ पे वी बी होगा इस पॉइंट पे। तो अब ये रेजिस्टर की वजह से बेसिकली पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होगा, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो बेसिकली ड्रॉप होगा। ठीक है, तो इन दो एंड्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो पैदा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास। अच्छा, अब हमें एक चीज़ दी हुई है कि अगर आपके पास ग्राफ दिया गया हो, ठीक है, कि वोल्टेज और करंट यानी कि एम्पेयर्स, वोल्टेज और एम्पेयर यानी कि करंट्स, ठीक है, इसके दरमियान अगर आपका ग्राफ ड्रॉ किया गया है तो आप ग्राफ की मदद से कैसे बता सकते हैं कि जिस सर्किट के अंदर ये करंट फ्लो कर रहा है या जिस वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है वो वायर या वो सर्किट जो है वो ओहम्स लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारे पास वोल्टेज और करंट्स के दरमियान जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि वो ओहम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। इस स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? इस स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि आर रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है, कि रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अगर किसी भी सर्किट की रेजिस्टेंस वोल्टेज या करंट्स को बढ़ाने से ना बढ़े ना कम हो तो इसका मतलब यह है कि वो ओहम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है कि अगर मैं वोल्टेज या करंट बढ़ा रहा हूं तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, वेरी कर रही है, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि ये ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। जैसे कि अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे स्टार्ट में तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक कांस्टेंट वे में जो है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जब एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज या सर्टेन लिमिट से ज़्यादा करंट जो है वो बढ़ेगा तो अब उसकी जो अचानक जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, कर्व्ड ग्राफ, हमें ये बता रहा है कि बेसिकली इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। इट डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ। ओके हो गया जी। अच्छा, ये जो मैंने पॉइंट साथ में लिखे हुए हैं ये बेसिकली आपके नोट्स के मुताबिक जो आपका पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 है उसके मुताबिक लिखे हुए हैं। तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं पॉइंट नंबर 5। सवाल है कि क्या चार्जेस हमेशा कंजर्व रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, एक जैसे रहते हैं? तो जवाब है यस। ये ऑलरेडी हम जो है वो लास्ट लेक्चर में एक दफ़ा डिस्कस भी कर चुके हैं। सो चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, कि चार्जेस हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं। सो करंट इज कंजर्व्ड एज वेल। तो जब चार्जेस मतलब कि कांस्टेंट है तो डेफिनेटली हमारा जो करंट है वो भी कांस्टेंट ही होगा, कंजर्व रहेगा। अब मिसाल देते हैं, लेट्स सपोज, ये मैंने एग्जांपल पहले भी दी हुई है, एक लेक्चर में दी थी, लेक्चर नंबर 25 में आई थिंक सो। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, और उसके अंदर से जो है ये करंट I1 जो है वो आ रहा है और यहाँ पे हमने एक जंक्शन सा बना दिया है, यानी कि इस पॉइंट पे हमने यहाँ से दो वायर्स जो है वो आगे निकाल दिए हैं। एक जो है वो इस तरफ चली गई है, एक हमारे पास इस तरफ आ गई है। अब एक जो करंट था ये दो करंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, I2 एंड I3। ठीक है, तो अब अगर हम ये कह रहे हैं कि करंट इज कंजर्व्ड तो इसका मतलब ये है कि जो I1 करंट है वो बेसिकली I2 प्लस I3 के इक्वल होगा, क्योंकि इसने क्या रहना है? कंजर्व्ड रहना है, कांस्टेंट रहना है, तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है,
तो ये तो हो गई बात सिंपल सा, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि अगर आपके पास एक वायर में करंट आ रहा है, आगे हमने दो वायर्स लगा दिए, तो जितना पीछे से करंट आ रहा था वो दोनों में इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट जो है वो हो जाएगा, और दोनों का हाफ हाफ या उसके साइज और लेंथ पर बेसिकली डिपेंड करता है कि, और या फिर आगे जो सामने लोड लगाया होगा उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे लोड कितना है, उसको कितना करंट चाहिए, और यहाँ पे लोड कितना है और उसको कितना करंट चाहिए। तो इन दोनों की बेसिस पे हम जो है वो देखेंगे कि कितना करंट जो है वो दोनों में जा रहा है, लेकिन इन दोनों का जो सम है वो एज ए होल जो आने वाला करंट है उसके इक्वल होगा। इसकी मिसाल मैंने पिछले लेक्चर में ऐसे दी थी कि अगर आप फर्ज कर लें कि ये एक पाइप आ रहा है, यहाँ पे उसके अंदर पानी है, अब उससे आपने जो है वो आगे दो पाइप्स लगा दिए, तो जितना पानी आ रहा है वही पानी इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, कुछ इधर चला जाएगा कुछ इधर चला जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो इधर पानी आ रहा है वो उससे ज़्यादा पानी इधर से इधर भी आ गया और इधर भी आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जो ये पानी है यही डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ इधर और कुछ इधर, तो इन दोनों का जो सम है वो हमेशा इक्वल टू I1 के ही इक्वल होगा। ठीक हो गया जी। पॉइंट नंबर 6 हम डिस्कस करते हैं। अब रेजिस्टर्स, लेक्चर नंबर 25 के अंदर हमने कैपेसिटर्स पढ़े थे, अब यहाँ पे हमने रेजिस्टर्स पढ़ने हैं कि अगर आपके पास रेजिस्टर्स मौजूद हैं तो उन रेजिस्टर्स को आप कंबाइन कैसे कर सकते हैं। दो तरह से आप कंबाइन कर सकते हैं। नंबर 1 इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपने दो बातें याद रखनी है, जैसे उधर भी आपने याद रखी थी कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट हमेशा सेम रहता है, करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, करंट हमेशा कंजर्व रहता है, जबकि जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट होगा। यानी कि एक रेजिस्टर के बाद जब एक करंट जो हमारे पास पोटेंशियल है वो एक रेजिस्टर से निकलकर दूसरे तक जाएगा तो वो बेसिकली कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। तो जब मैंने कहा कि करंट जो है वो सेम है तो इट्स मीन I और I रहेगा, बेशक आपके पास 3 रेजिस्टर हैं, 6 रेजिस्टर हैं या 600 रेजिस्टर हैं, इट डजंट मैटर। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, तो अब यहाँ पे हमारे पास जब वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं तो फर्स्ट रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे V1 विच इज इक्वल टू IR1। अब ये आपने सवाल करेंगे कि I क्यों आया है, I1 क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने बता दिया कि करंट हमारे पास सेम है इसलिए। ठीक हो गया बच्चों। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो हो गया IR2, तीसरे के क्रॉस जो है वो IR3। आपकी बुक वालों ने सिर्फ 2 रजिस्टर लगाए हैं, मैंने 3 जानबूझ के लगाए ताकि आपको मैं समझा सकूं असल मकसद क्या है। फिर उसके बाद जितने मर्जी रजिस्टर आ जाए, कोई आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो टोटल वोल्टेज होंगे वो इक्वल होगा V1 V2 V3 प्लस अप टू सो ऑन Vn तक जाएंगे। अच्छा, अब ये डायग्राम क्या है? ये डायग्राम बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ये मैं पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ। जिसने पिछला लेक्चर नहीं अटेंड किया मैं रिकमेंड करूंगा कि वो लाजमी तौर पर पिछले वाला लेक्चर 25 जो है वो जरूर अटेंड करें। तो ये लेक्चर नंबर 25 में ये डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ कैपेसिटर्स थे, यहाँ पे रेजिस्टर्स हैं, फ़र्क सिर्फ इतना सा है। तो ये फर्स्ट रेजिस्टर, ये सेकंड रेजिस्टर, ये थर्ड रेजिस्टर अगर एक सीरीज़ में जोड़ देंगे तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो है ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब टोटल वोल्टेज आपने फाइंड करने हैं, फर्स्ट रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज प्लस सेकंड के अक्रॉस प्लस थर्ड के अक्रॉस, इन सब को आप ऐड कर लेंगे तो IR1 IR2 IR3। अब गौर से देखें तो I सब के अंदर जो है वो कांस्टेंट कॉमन है। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे I कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये कहाँ से आ गया? तो बच्चे, अगर मेरे पास ये टोटल वोल्टेज V1 V2 V3 के इक्वल है और V1 की वैल्यू ये है, V2 की वैल्यू ये है, V3 की वैल्यू है, तो जो हमारे पास टोटल वोल्टेज होंगे उसकी भी तो वैल्यू होगी IREQ, यानी कि टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारे पास I तो इधर भी वही है, इधर भी वही है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड होगा, या आप इसको डायरेक्ट जो है वो कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे बन जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपके पास 3 से ज्यादा रेजिस्टर्स होंगे तो आप जो है वो R4 R5 R6 अप टू सो ऑन Rn तक जो है वो ले जा सकते हैं। क्लियर होगी बात? अब हम कॉम्बिनेशन देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा जी, अब हम चेक करते हैं जी रेजिस्टर्स को पैरेलल वे में किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए भी आपने 2 बातें याद रखनी है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके अंदर वोल्टेज हमेशा सेम रहेंगे, करंट ड्रॉप करता है। ठीक है, कि लेट्स सपोज ये एक बैटरी थी, उसके साथ मैंने 3 रेजिस्टर लगा दिए हैं कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस जो है वो फ्लो करते हुए यहाँ पे आएंगे और यहाँ से कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, और इसी तरह ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आएंगे और कुछ जो है वो चार्जेस इधर चले जाएंगे, कुछ इधर कुछ इधर। जब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो इसका मतलब करंट भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट बेसिकली ड्रॉप कर रहा है। ठीक हो गया, वोल्टेज जो है वो सेम रहेंगे।
अच्छा जी, क्योंकि बैटरी तो इसके अक्रॉस भी यही कनेक्टेड है, लेट्स सपोज ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो वोल्टेज इसलिए कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि जो हमारे पास बैटरी है इसके साथ भी वही कनेक्ट है, इसके साथ भी वही कनेक्ट है, इसके साथ भी वही कनेक्ट है, लेकिन चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे क्योंकि कुछ चार्ज इधर चला जाएगा, कुछ इधर और कुछ इधर। ये दो बातें आपने याद रखनी है। और यहाँ पे भी आपने जो है वो क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले, अब मैंने कहा कि करंट जो है वो बेसिकली ड्रॉप हो रहा है, तो फर्स्ट के अक्रॉस, फर्स्ट रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट होगा वो होगा I1 विच इज इक्वल टू V ओवर R। ये फार्मूला वही है कि वहां पे हमने जो है वो V सेपरेट किया हुआ था, यहाँ पे हमने I सेपरेट किया हुआ है। फार्मूला होता है ना V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, तो यहां से हमने I फाइंड किया हुआ है, तो V डिवाइडेड बाय R विच इज इक्वल टू I के इक्वल आया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहां से ड्राइव किया हुआ है। तो फर्स्ट के लिए हमारे पास I1 विच इज इक्वल टू V ओवर R1, ये V क्यों है, क्योंकि वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम है, V1 V2 हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ V लिखेंगे। सिमिलरली ये हमारे पास I2 सेकंड रेजिस्टर के लिए, ये I3 थर्ड रेजिस्टर के लिए। आपके बुक वालों ने इधर भी आपको 2 रेजिस्टर लगा के दिए थे, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 लगाए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो टोटल करंट जो होगा वो I विच इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा, यही वाली वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। और यहाँ पे सब में अगर आप गौर से देखें तो V सब में कॉमन है। V मैंने कॉमन ले लिया 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 अप टू सो ऑन, अगर ज्यादा रेजिस्टर्स होंगे। और अब यहाँ पे देखें जी, ये V यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था। अब ये जो हमारे पास टोटल करंट I था, इसकी जब मैं वैल्यू लिखूंगा, ये भी तो टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल जो रेजिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बनेगी, उन दोनों का ही रेशो होगी। और ये V मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में आप डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 1 ओवर RE विच इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, या फिर आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, आप इसका क्या ले लें LCM, R1 R2 R3 बटे के नीचे R1 R2 R3 आ जाएंगे। जब आप इसके लिहाज से इसका LCM लेंगे तो ये R1 से कैंसिल हो जाएगा, R2 और R3 यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा। तो यहाँ पे बटे के नीचे R2 है तो R2 कैंसिल हो जाएगा, R1 और R3 आ जाएंगे। यहाँ पे R3 है तो R3 कैंसिल हो जाएगा, R1 और R2 आ जाएंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें इसको उल्टाना है। जब मैं इसको उल्टाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 1 ओवर RE है, यहाँ पे हमें जस्ट RE यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो ये भी बेसिकली उलट जाएंगे, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर और नॉमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय R23 प्लस R13 प्लस R12, ये बेसिकली हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस जो है वो आ जाएगी, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी। क्लियर होगी ये बात यहाँ तक? अच्छा जी, अच्छा जब हम कुछ इजाफी बातें जो कि आपके नोट्स में नहीं है लेकिन आपके लेक्चर में डिस्कस की गई थी और आपके पीपीटी स्लाइड्स के अंदर भी मौजूद हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने एक करेक्शन करनी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि EMF इज़ नॉट अ फोर्स, यहाँ पे नॉट आना है, सॉरी, इज नॉट फोर्स, ठीक है। इट इज एनर्जी दैट एवरी यूनिट ऑफ अ चार्ज इज गिवन सो इट कैन गो अराउंड अ क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको एक एनिमेशन आपके उधर दी हुई है, मैं इसकी स्लाइड जो है वो आपको एक छोटी सी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मौजूद है। 1 मिनट बच्चे, ये देखें जी, ये आपके पास जो है वो स्लाइड मौजूद है, ठीक है। अब इसके मुताबिक ये बेसिकली वो एनर्जी है कि लेट्स सपोज यहाँ पे चार्जेस पड़े हैं, आपने इसको लो पोटेंशियल से उठा के ऊपर हाई पोटेंशियल पर जो है वो लेके जाना है। तो यहाँ पे ले जाने के लिए इसको बेसिकली हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये एक फोर्स नहीं है बल्कि ये एक एनर्जी है। तो यहाँ से अगर मैं इसको उठा के ऊपर फेंक रहा हूँ, फिर ये इधर से मूव करता हुआ इधर नीचे आएगा, फिर ये वापस नीचे आने के बाद दोबारा से फिर यहाँ पे आ जाएगा, इसको फिर ऊपर फेंक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये एक फोर्स है, सॉरी फोर्स नहीं है, ये एक एनर्जी है, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, अब उसके बाद हम जो है वो ये देख लेते हैं कि किस तरह से ये डिवाइस के अंदर जो है वो मूव करता है और EMF जो है वो किस तरह से काम करती है, ठीक है। अब इसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक हमने बैटरी लगाई हुई है, ये एक सर्किट है, यहाँ पे हमने एक डिवाइस लगाई हुई है। तो जब ये करंट यहाँ से ये चार्जेस मूव करते हुए यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब इस लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाने में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बैटरी हमने लगाई है ये इन चार्जेस को यहाँ से उठाएगी लो पोटेंशियल से और इनको उठा के हायर पोटेंशियल पर जो है वो लेके जाएगी और फिर यहाँ से दोबारा से इन चार्जेस को मूव करवाएगी, या यानी कि यहाँ पे मैं सिर्फ Q लिख देता हूँ जनरलाइज करके चार्जेस, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने इस एनिमेशन के अंदर जो है वो आपको दिखाया है
कि ये लोअर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल से उठा के ऊपर रखना है, तो वो ये जो यहाँ से उठा के चार्जेस को ऊपर रखना है, तो वो काम हमारे पास ये ईएमएफ या ये जो बैटरी का पोटेंशियल होता है वो करता है। ठीक हो गया, ये सिंपल सी बात है। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो ईएमएफ है ये प्रोड्यूस कैसे होती है, व्हाट प्रोड्यूसेस ईएमएफ। तो ईएमएफ बेसिकली मुख्तलिफ सोर्सेज से प्रोड्यूस होती है, केमिकल प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है बैटरीज के अंदर, इसी तरह चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर के अंदर बेसिकली बिजली पैदा होती है ना, तो वो किसकी वजह से पैदा होती है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये आगे लेक्चर्स में हम जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। और इसी तरह आजकल जो सोलर सिस्टम जो है वो आ रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त सिस्टम है इनका, यानी कि कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, फ्यूल आपका बचता है, आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो एक दफ़ा जो है वो वन टाइम आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद जो है वो लाइफ टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो हीट थर्मो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आप जैसे थर्मल पावर स्टेशंस के अंदर बिजली पैदा होती है, तो ईएमएफ बेसिकली इन 3-4 सोर्सेज की मदद से पैदा हो सकती है। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, अब आपके जो लेक्चर का पॉइंट नंबर 8 है उसको डिस्कस करते हैं। ये भी एक स्टार्ट होगा सवाल से कि करंट फ्लोज किस तरह से, या हाउ करंट्स फ्लो, करंट कैसे फ्लो करता है। तो बेसिकली करंट फ्लो करता है व्हेन वर्क इज डन ऑन अ चार्ज dq, यानी कि एक छोटा सा चार्ज है dq, उसके ऊपर जब हम वर्क करेंगे तो मूव करेगा। एनिमेशन यही वाली है, ठीक है, कि ये चार्ज कब मूव करेगा, जब मैं इसको लो पोटेंशियल से कुछ वर्क डन करके ऊपर उठा के रखूंगा हायर पोटेंशियल पर। क्लियर होगी बात बच्चे। तो लेट्स सपोज हमने वर्क डन जो है वो करना है, वर्क डन विच इज इक्वल टू WD जो है वो हमारे पास वर्क डन इक्वल होगा, जो कि किसके इक्वल होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज। ठीक है, कि यानी कि वोल्टेज बेसिकली वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय चार्जेस, जिन चार्जेस के ऊपर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास वर्क डन के इक्वल आ गया। ठीक है, अच्छा, अब हमें एक चीज बड़ी क्लियर से पता है कि हमारे पास करंट किसके इक्वल होता है, करंट हमारे पास इक्वल होता है dq ओवर dt के। और अगर मैं dq की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूं तो ये हमारे पास dt इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा i dt। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब वो कह रहा है कि पुट dq इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कि ये जो dq की वैल्यू है जो कि i dt आई है, इसकी वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है, तो ये v आई डी टी जो है वो हमारे पास बन जाएगा, ये वी आई डी टी। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। अब वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, पुट v इज इक्वल टू आई आर इन इक्वेशन 2। अब हमें पता है कि v इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो अब यहाँ पे चूंकि i हमारे पास स्मॉल है तो स्मॉल i इंटू आर, इसको मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे इस v की जगह, यानी कि आई वी या वी आई जो है वो इसको मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक, सॉरी आई आर को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ v की जगह। सो ये बन जाएगा आई आर इंटू आई डी टी। ये i और i मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास आई स्क्वायर, साथ में ये वाला r और ये डी टी हमारे पास बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। अच्छा, अब उसके बाद हमने एक चीज़ और डिस्कस करनी है कि हमारे पास जो पावर होती है वो किसके इक्वल होती है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, 9th क्लास के चैप्टर नंबर 6 के अंदर पावर की डेफिनेशन दी हुई है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, कि पावर किसके इक्वल होती है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि यानी कि आपने कितना काम किया और कितनी देर तक आप काम करते रहे, उन दोनों को जब आप डिवाइड करवा दोगे, इन दोनों की रेशियो ले लोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा पावर का। सो पावर का फॉर्मूला होता है dw डिवाइडेड बाय dt। पुट dw इन इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर मैं इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई थी, वैल्यू इसकी आई हुई है आई स्क्वायर आर डी टी। यही हमारे पास डी डब्ल्यू की वैल्यू हुई है ना, तो जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा आई स्क्वायर आर डी टी डिवाइडेड बाय डी टी, ये हमारे पास फार्मूले का जो पावर के अंदर होता है, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। सो ये हमारे पास पावर बच जाएगी आई स्क्वायर आर, यानी कि जितना करंट फ्लो कर रहा है मल्टीप्लाई बाय जितनी जो है वो रेजिस्टेंस है उस सर्किट के अंदर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आई स्क्वायर आर के इक्वल आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है जी, पावर का फॉर्मूला आ गया। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 9 विच इज किरचॉफ्स रूल। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तक हम जो है वो किरचॉफ्स रूल आई एम श्योर आप भी किरचॉफ्स रूल जी पढ़ते आए होंगे। ये पहली दफ़ा जो है वो हमने सुना था कि जब ये हूद भोयो साहब जो है वो कह रहे थे जी ये किरचॉफ्स रूल होता है। अब अल्लाह बेहतर जानता है ये इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। अभी तक हमें जितने भी टीचर्स मिले उन सब ने यही पढ़ाया था किरचॉफ्स रूल। अब आपको जो प्रोनाउंसिएशन अच्छी लगे वो आप कह सकते हैं। सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ जो है वो है क्या, वो कहता है कि सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस
इनकाउंटर्ड इन मूविंग अराउंड अ क्लोज्ड सर्किट इज जीरो। कि लेट्स सपोज एक क्लोज्ड सर्किट है, उसके अंदर जितना भी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो सब जो है, उन सब का सम जो है वो क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। ये इसका बेसिकली मकसद है। तो अब लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है ये एक बैटरी लगी हुई है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से जो है वो ये सर्किट कंप्लीट होता है, ये आगे रजिस्टर लगा हुआ है। तो इस तरह से चार्जेस मूव करते हुए यहाँ पे दोबारा इसके नेगेटिव टर्मिनल तक आते हैं। तो अब यहाँ पे ए और बी पॉइंट्स के दरमियान नो पोटेंशियल डिफरेंस इज बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे हमारे पास वी ए जो है वो पहले पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जब ये रजिस्टर में से गुजरेगा तो चूंकि पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो माइनस आई आर जो है वो आ गया। उसके बाद ये सारा यहाँ तक, फिर यहाँ पे कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही, और फिर आगे ये बैटरी का ईएमएफ तो ये हमारे पास आ जाएगा, और ये दोनों सम होंगे बेसिकली ओरिजिनल जो वी है उसके इक्वल होगा। और वी ए को वी ए से आप जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, माइनस आई आर विच इज इक्वल टू विच इज एडेड बाय एप्सिलॉन, यानी कि जो इसका ईएमएफ होगा उसका सम, और इक्वल हो जाएगा जीरो के। अच्छा जी, ये तो होगी बात क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने और डिस्कस करना है, क्योंकि ये आपके लेक्चर के अंदर मौजूद नहीं है लेकिन जो आपकी पीपीटी स्लाइड्स हैं उसके अंदर जरूर मौजूद है, तो मैं उसको बताना चाहूंगा। ये देखिएगा जी, ये आपकी एक पीपीटी स्लाइड है, गौर से देखें जरा, नीचे वाली जो मैंने पिक्चर बनाई हुई है उसको भी, और ये जो इधर इसमें दी हुई है इसको भी देखें जरा। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस जो है वो नहीं शो की गई। तो इसके लिए बेसिकली उन्होंने एक छोटा सा हिंट दिया था कि आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चे, ये एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर अगर ये रेजिस्टर हम नहीं भी लगाएंगे तो इस वायर की अपनी रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी। ठीक हो गया, तो जो कि इस सिस्टम की रेजिस्टेंस कहलाएगी। क्योंकि हमारे पास कोई भी अगर कंडक्टर होता है तो वो 100% कंडक्टर नहीं होता, बल्कि 99.9%। जब आप पंखे वगैरह लेते हैं ना तो वो कॉपर लिखते हैं, तो वो क्या लिखते हैं जी, 99.99% कॉपर होता है इसके अंदर, 100% नहीं है। तो इसी तरह जो आपके पास सिस्टम, ये जो सर्किट मौजूद है, तो ये 100% जो है वो ये कंडक्टर नहीं होता, बल्कि इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो रेजिस्टेंस भी मौजूद होती है। तो इसी तरह ये जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट, ये जो हम तेजाब जिसे कहते हैं वो डालते हैं, तो क्या वो 100% कंडक्टर होगा? नो, वो भी 100% कंडक्टर नहीं होता, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मौजूद होती है। अब चूंकि वो बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस मौजूद होती है, इसलिए हम उस रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो अगर ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है तो उसके लिए बस ये इक्वेशन सिंपल सी दी हुई है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास जो है ये वी ए प्लस एप्सिलॉन माइनस आई आर, ये वाली जो है ये बेसिकली इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, माइनस आई और स्मॉल आर। ठीक हो गया, और ये माइनस आई कैपिटल आर ये इसकी रेजिस्टेंस है विच इज इक्वल टू ए। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आई फाइंड किया गया है वो हमारे पास एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। स्मॉल आर मीन कि इस सिस्टम की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो, जबकि कैपिटल आर मीन ये जो हमारे पास ये जो रजिस्टर हमने लगाया हुआ है उसकी रेजिस्टेंस। क्लियर होगी बात बच्चों? अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ किरचॉफ्स लॉ। और सबसे पहले अब हमारे पास एक जो है वो सर्किट बनाया गया है जिसके अंदर एक रेजिस्टर भी लगा हुआ है और एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है। ठीक है जी, टोटल वोल्टेज अक्रॉस अ सर्किट इज गिवन बिलो। दो हमारे पास चूंकि कंपोनेंट्स लगे हुए हैं रेजिस्टर और कैपेसिटर, तो यहाँ पे दोनों के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज होंगे। वी सी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वी सी, ठीक है, और वी आर लिखा हुआ है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर वी आर। ठीक हो गया बच्चों? विच इज इक्वल टू जीरो। अभी हमने पढ़ा था एक क्लोज सर्किट के अंदर तमाम जितने भी पोटेंशियल्स होते हैं उन सब का सम जो है वो इक्वल टू जीरो होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब यहाँ पे हमें पता है कि Q किसके इक्वल होता है? CV के इक्वल होता है, ऐसे ही है ना। तो अगर यहाँ पे मैं V की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ तो ये Q ओवर C जो है वो हो जाएगा। सो V इज इक्वल टू Q ओवर C। तो यानी कि मैंने ये VC की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। उसके बाद हमारे पास VR किसके इक्वल होगा? हमें पता है कि V इज इक्वल टू IR होता है, और अगर आपने VR फाइंड करना है तो बेसिकली ये मतलब कि उसी रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारे पास VR विच इज इक्वल टू IR हो जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ VC एंड VR इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर मैं इनकी वैल्यूज को पुट करूं तो मेरे पास जो है कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ जाएगा। ओहो,
तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई Q/C डिवाइडेड बाय IR विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ये 1/C को बाहर लिख देता हूँ, इस DQ को भी मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ टाइम के लिहाज से, और इधर से I को भी डिफरेंशिएट कर रहा हूँ टाइम के लिहाज से। अब आप सवाल कर सकते हैं कि ये C को मैंने क्यों नहीं छेड़ा और ये R को मैंने क्यों नहीं छेड़ा, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं, कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे जो वेरिएबल होते हैं उनको। ठीक हो गया बच्चों? तो अब इसलिए जो है मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और इसको भी डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जरा आप इसको गौर से देखें, ये dQ/dt किसके इक्वल होता है? I के इक्वल होता है। तो 1/C I आ गया यहाँ पे, और ये हमारे पास जो प्लस DI/dt ये वैसे का वैसे, और साथ में इसके ये R भी होगा। ठीक है, DI/dt विच इज इक्वल टू R। अच्छा, अब यहां से आपने क्या किया, सिंपली ये जो 1/CI था इसको इस साइड से उठा के जब मैं इधर लेके आया तो ये माइनस के साथ 1/CI जो है वो बन गया। सो DI डिवाइडेड बाई dt इंटू R ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, अब इसको जो है वो सारा सिंप्लीफाई करने के बाद तो ये तो हमारे पास बेसिकली यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, ये दोबारा मैंने लिख दिया DI डिवाइडेड बाई dt विच इज इक्वल टू 1/CR। अच्छा, अब यहाँ पे ये R मल्टीप्लाई हो रहा था, जब ये इधर आएगा तो ये बेसिकली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन C के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1/CRI जो है वो आ जाएगा। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा I इज इक्वल टू I0e⁻1/RC। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब उसके बाद अगला जो पॉइंट दिया हुआ पॉइंट नंबर 11 है, ये आप खुद से कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने इसके ऊपर अप्लाई करके देखा है, वहां पे आप उधर अप्लाई करके जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों? बाकी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप छोड़ना भी चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 36 मिनट्स जो है वो हो चुके हैं लेक्चर के। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं देख लेता हूं जी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक वायर है, उस वायर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होंगे। जब इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा तो वो बेसिकली आपस में एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हुए जो है वो मूव करते हुए जाएंगे। तो उनकी आफ्टर कोलिजन जो एक एवरेज वेलोसिटी बनेगी वो बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो कहलाती है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी जो बन जाएगी आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, जब वो टकराते टकराते दूसरे एंड तक पहुंचेंगे तो टकराने के बाद जो दूसरे एंड तक पहुंच के इनकी एवरेज वेलोसिटी बनेगी वो कहलाएगी उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर होगी बात? ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो है वो एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 12 तक जो है वो हमने डिस्कस कर लिए। क्लियर होगी बात? इस लेक्चर का आखिरी पॉइंट नंबर 13 अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। लेट्स सपोज आपके पास एक वायर मौजूद है, ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट लेंथ, इस वायर के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट लेंथ जो होंगे, यानी कि यूनिट लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ चार्जेस आ सकते हैं, उसकी वैल्यू अगर हमारे पास n हो, और उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर विच इज इक्वल टू A, और उसके बाद टोटल लेंथ ऑफ द वायर विच इज L। ठीक हो गया जी। देन द चार्ज इन दिस सेक्शन ऑफ द वायर, इस वायर के इस सेक्शन के अंदर टोटल चार्ज है वो किसके इक्वल होगा, कि वो होगा NaL इंटू E। अब ये क्या है, N बेसिकली नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट लेंथ के इक्वल है, और उसके बाद A इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, L जो है वो इसकी लेंथ है, और मल्टीप्लाई बाय के हर एक चार्ज के ऊपर वैल्यू, उसमें चार्ज कितना है, यानी कि एक चार्ज के ऊपर चार्ज की अमाउंट कितनी है। ठीक है, ये तो टोटल चार्ज हो जाएगा ना, तो एक पार्टिकल के ऊपर नंबर ऑफ चार्ज जो है वो कितना होगा, वो हमारे पास E से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब आप लोगों को एक चीज जो है वो बड़ी आसानी से पता है कि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, V इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय T। पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ? और अगर मैं यहाँ से T फाइंड करना चाहूँ तो ये बेसिकली T इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और V यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो T इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय V के इक्वल आ जाएगा। तो ये फार्मूला बेसिकली, यहाँ पे S डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे S जो है वो बेसिकली लेंथ के इक्वल है, तो एक ही बात है। और यहाँ पे ये जो VD मैंने लिखा हुआ है, ये VD मीन बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो अभी हमने पढ़ी है चार्जेस की, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके इक्वल होगा। सो टाइम हमारे पास इक्वल आ गया L डिवाइडेड बाई VD, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। और उसके बाद अगर मैं I की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ, I हमें पता है कि करंट किसके इक्वल होता है, I इज इक्वल टू Q/T। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। पुट द वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम 1 एंड 3 इन, अच्छा सॉरी, पुट द वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम इक्वेशन 1, और उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 से लेकर इक्वेशन नंबर 3 के अंदर आपने Q की वैल्यू को पुट करना है, और उसके बाद
आई की इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू लेनी है और उसको भी हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जो है वो पुट करना है, ठीक है जी। एंड गेट आई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से देखो जी, मैं सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ किस किस चीज़ की। एक तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमने वैल्यूज बेसिकली पुट करनी है। एक तो मेरे पास चार्ज की वैल्यू पुट करनी है और दूसरी मैंने जो है वो टी की वैल्यू पुट करनी है। ये बेसिकली टी की वैल्यू है, टी फ्रॉम, ये मैंने मिस्टेक कर दी, टी फ्रॉम 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 से और इक्वेशन नंबर 1 से जो है मैंने q और t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करना है। सो i इक्वल आ गया है, i इज इक्वल टू q ओवर t है, तो मैं q की जगह लिख सकता हूँ जो ऊपर हमने वैल्यू लिखी हुई है NaL इंटू ई, तो यहाँ से बेसिकली NaL इंटू ई जो है वो इसकी वैल्यू आ गई है, डिवाइडेड बाय जो अभी हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है टी की। तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, टी की वैल्यू हमारे पास आई थी लेंथ डिवाइडेड बाय वी यानी कि टर्मिनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टर्मिनल नहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सो ये हमारे पास जो है वो एल डिवाइडेड बाय वी आ गया है। इसको मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया है, ये ब्रैकेट ख़त्म करके NaL इंटू ई, तो यहाँ पे लिख दिया NaLe डिवाइडेड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय वी। तो अब आप इसको सिंपली ये काटना चाहें तो ये और ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये बटे के नीचे फिर बटा है तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो ये NaEVD जो है वो बच जाएगा। क्लियर होगी बात। और उसके बाद अगर मैं VD टर्मिनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहा हूँ तो ये तीनों वैल्यूज जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर I के साथ जो है वो डिवाइड हो जाएंगी, I डिवाइडेड बाय NaE, स्मॉल n है बेसिकली, स्मॉल NaE इन दोनों की रेशो यानी कि करंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन पार्टिकल। तो ये हमारे पास इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ चुकी है। क्लियर होगी बात। और उसके बाद जो है वो हम ये देखते हैं कि लास्ट में हमारे पास एक करंट डेंसिटी के नाम से एक टॉपिक दिया हुआ है। करंट डेंसिटी क्या होती है, सिंपली डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी हमारे पास जो है वैसे तो होती है मैस ओवर वॉल्यूम, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी बेसिकली होती है कि करंट डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो ये I डिवाइडेड बाय ए के इक्वल होगी और इस करंट डेंसिटी को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम इक्वेशन नंबर A। इसको मैंने इक्वेशन नंबर A का नाम दे दिया है, इस वाली को ये नाम देना भूल गया था इसलिए बाद में मैंने इसको A का नाम दे दिया है। I की वैल्यू NaEVD जो है वो आई हुई है, इसकी वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा NaEVD डिवाइडेड बाय एरिया, वैसे का वैसे इस एरिया को इस एरिया के साथ कैंसिल कर दें तो J की वैल्यू हमारे पास आ गई NeVD और ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है। इफ़, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इफ़ J वेरीज इनसाइड अ वॉल्यूम, अगर हमारे पास करंट डेंसिटी जो है वो वेरी कर रही है तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास सिंपली I इज इक्वल टू J डॉट DA जो है वो इक्वल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पूरा लेक्चर था और जो कि इख्तिताम को पहुंचा। ये मेरे साइन और आज डेट क्या है जी, आई थिंक सो, मुझे तो डेट भी याद नहीं है, आज यकम है बल्कि ऐसे ही है ना, 01/08/2021। ठीक है जी, ये लेक्चर आपका ख़त्म हो गया। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।